गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। बच्चा फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक आपको मिल ही गया होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मॉक की बात करेंगे हम। आर्टिकल्स इंग्लिश वाले आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल्स कौन से वाले? आर्टिकल्स हिंदी वाले, अनुच्छेद। ठीक है जी। तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर, अनुच्छेदों के ऊपर, कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसी आर्टिकल को मैं लेकर आया हूं जो आर्टिकल प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और थोड़ा अलग ढंग से लेकर आया हूं। दिमाग अच्छी तरह लगाना प्रॉपरली, तभी आप जवाब दे पाओगे, क्योंकि इतना सरल साधारण नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आर्टिकल सरल साधारण होंगे, मगर जो क्वेश्चन में लेकर आया हूं ना, वो बिल्कुल भी सरल साधारण नहीं होंगे। आप बोलोगे ऐसा क्या लाए हो? तो देख लीजिए, आप खुद ही देखिए अपनी आंखों से कि मैं ऐसा क्या लेकर आया हूं आपके लिए आज नया, जो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल लगने वाला है। चलिए जी, देखते हैं। आपके सामने पहला सवाल आ गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत आर्टिकल, पंचायत अंडर विच आर्टिकल? आप बोलोगे सर ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कई बार मैंने पढ़ा हुआ है। तो ठीक है भाई, आसान है तो जवाब दीजिए, मैंने तो रोका ही नहीं आपको। अगर आपको आसान लग रहा है सवाल तो आप जवाब दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सवाल है आपके सामने, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया? कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि संविधान में पंचायत को ना संवैधानिक दर्जा दे दिया गया? आर्टिकल 226, आर्टिकल 243, आर्टिकल 239 या आर्टिकल 219? जल्दी से दिमाग लगाइए अच्छी तरह, फटाफट से, क्योंकि दिमाग लगाए बिना आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल आपके सामने है, बताइए जी। पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया? जी बिल्कुल ठीक, बहुत सारे विद्यार्थी जवाब सही देंगे, मैं जानता हूं। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक हमने क्या जोड़ा? पंचायत के बारे में, पंचायत के चुनाव के बारे में, पंचायत के आरक्षण के बारे में, पंचायत में एज कितनी होगी उसके बारे में, 6 महीने के अंदर अंदर यदि पंचायत की कोई सीट खाली हो गई तो चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। पंचायत के इलेक्शन के बारे में, पंचायत के इलेक्शन कमीशन के बारे में, पंचायत के फाइनेंस कमीशन के बारे में, 243I के बारे में, 243K के बारे में, 243D के बारे में, 243A के बारे में, 243G के बारे में, इन सभी के बारे में कहाँ जोड़ा गया? आर्टिकल 243 में। और यदि वो पूछ जाए कब जोड़ा गया, तो आप बोलोगे सर 73वां संविधान संशोधन, 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में। अब कई सारा विद्यार्थी होगा जो जवाब देगा 1992, मगर बच्चा 1992 में तो केवल बिल प्रस्तुत किया था, वो बिल कब पास हुआ? तो आप बोलोगे 16 अप्रैल 1993 को, 16 अप्रैल 1993 को ये बिल विधानसभाओं के द्वारा पारित कर दिया गया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। किसने? राष्ट्रपति ने। और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? आर्टिकल 243। और उसी सवाल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। 16 अप्रैल, 20 अप्रैल, 24 अप्रैल, उसके अलावा 243 से लेकर 243O, 243G, 243A, 243I, 243K, 243D, इन सभी आर्टिकल्स को मैंने कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पढ़ा रखा है। जैसे कि 243K में लिखा हुआ इलेक्शन के बारे में, मतलब पंचायत के इलेक्शन कमीशन के बारे में। 243I में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसी प्रकार से 243D में लिखा हुआ है आरक्षण के बारे में। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वो बोल रहा है 11वीं अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है? आप बोलोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं बोलूँगा बच्चा ये इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट हमने एक सवाल टैकल किया है, उस सवाल का संबंध किससे था? उस सवाल का संबंध था पंचायत से। तो यदि पंचायत से संबंधित ही सवाल आ जाए कि उसको कौन से शेड्यूल में रखा गया है, तो आप जवाब दोगे सर 11वीं अनुसूची में रखा गया है
और सवाल का जवाब क्या है? पंचायत। 11th शेड्यूल में जोड़ा गया बच्चा पंचायत के बारे में, और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया म्यूनसिपालिटी के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया था कि पंचायत के पास 29 आइटम्स हैं और म्यूनसिपालिटी के पास 18 आइटम्स हैं, मतलब 18 विषय हैं, और पंचायत के पास 29 विषय हैं। मगर उन 29 विषयों पर वो राज्य सरकार की सहमति से कानून बना सकता है। वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि 29 में से कितने कानून वो पंचायत से बनवाना चाहता है, ठीक है ना। मगर आपके एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, मगर इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। 29 आइटम्स, 12वां शेड्यूल, 11वां शेड्यूल। 11वें में है पंचायत, 12वें में है म्यूनसिपालिटी, और 29 आइटम्स दी गई हैं पंचायत को। 18 आइटम्स किसको दी गई हैं? 18 आइटम्स दी गई हैं म्यूनसिपालिटीज को। क्लियर? चलिए जी अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेचर एक्सेप्शन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल। यह प्रावधान की कर लगाने वाला कोई भी विधेयक विधानमंडल के अपवादों में नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश भारत के संविधान में शामिल है। वो सीधा सा बोल रहा है, टैक्स से संबंधित जो बिल है ना, जो टैक्स से संबंधित बिल है वो बच्चा वो प्रेजेंट किया जाएगा कहां पर? कौन से आर्टिकल में? आप इतना ही समझिए सीधा सीधा, ज्यादा क्वेश्चन की लैंग्वेज को मत समझिए, क्योंकि ये लैंग्वेज ना पीसीएस की है। ये सवाल पीसीएस में पूछा गया है, इसीलिए आप सवाल की भाषा में मत जाइए। वो डायरेक्ट बोल रहा है कि इम्पोजिंग अ टैक्स बिल इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्शन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई कहां पर प्रेजेंट करवाया जाएगा और कौन से आर्टिकल के तहत। आप सीधा आर्टिकल देखिए और कुछ मत देखिए कि वो बोल रहा है कि जो टैक्स से संबंधित बिल है या फाइनेंस बिल की बात कर रहा है बच्चा, वो सीधा बात कर रहा है फाइनेंस बिल की। और आप जानते हो फाइनेंस बिल का आर्टिकल होता है 112, मगर इसमें 112 नंबर का आर्टिकल नहीं है, इसमें 266 है, 307 है, 306 है। 301 से लेकर 307 तक के आर्टिकल क्या बताते हैं? वो बताते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में, व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में, जो आपने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई 306 307 तो होगा नहीं आंसर। 266 क्या बताता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, संचित निधि के बारे में बताता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। और आर्टिकल नंबर 117 बताता है बच्चा स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल के बारे में, स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल के बारे में। मैं इसको प्रॉपर लिखकर भी आपको समझा देता हूं ताकि 4-5 बातें आप और भी समझ पाएं, ठीक है ना। मैं जल्दी से आपको 4-5 चीजें और लिखकर बता देता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएं। मैंने बोला आर्टिकल है 306 और 307 ऑप्शन में, फिर मैंने बोला आप याद रखेंगे 301 से लेकर 307 ये क्या बताता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में, व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में, व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड का तरीका हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड का तरीका हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो भाई ये दोनों जवाब तो होने से रहे। इसके बाद ऑप्शन में था बच्चा एक आर्टिकल 266। 266 क्या बताता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ पे सभी टैक्स जमा किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ पर राज्यों से लिया गया कर जमा किया जाता है और यहीं से दी जाती है सैलरी, यहीं से दिया जाता है सैलरी, वेतन। जितने भी गवर्नमेंट हैं उन सभी का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? यहीं से दिया जाएगा। चाहे वो सीजीआई हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो राज्यपाल हो, सभी का वेतन यहीं से दिया जाएगा। बस याद रखना यहाँ पे लिखा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इसी आर्टिकल में आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी। राज्य की संचित निधि का उल्लेख भी यहीं पे है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी यहीं पर आता है, ये भी ध्यान रखना। मतलब सीएम की सैलरी, राज्यपाल की सैलरी, वो सब सैलरीज भी यहीं से दी जाएंगी। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी, 301 से लेकर 307।
इसके बाद जो सवाल का जवाब था, जो सवाल का आंसर था आर्टिकल नंबर 117 जो बताता है फाइनेंशियल बिल के स्पेशल प्रोविजन के बारे में। फाइनेंशियल बिल स्पेशल प्रोविजन, वित्तीय बिल के विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 117। ठीक है जी, तो 2-4 चीजें मैंने आपको लिखकर भी समझा दी, आशा करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। सवाल का जवाब है आर्टिकल नंबर 117। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहता है। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइनेंस बिल इज गिवन अंडर द, सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वित्तीय विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान निम्न अनुसार है। कौन से अनुच्छेद में है वित्तीय बिल से संबंधित? तो सवाल का जवाब है आर्टिकल नंबर 117। ठीक है ना, स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल के बारे में कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 117 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? जल्दी से भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जरा लगाइए दिमाग। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? जरा दिमाग लगाइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? जल्दी से दिमाग लगाइए, ट्राई कीजिए ठीक से, आप तो जवाब दे पाएंगे। देखिए आप जल्दी से ट्राई कीजिए सवाल को, अच्छा सवाल है। देखिए आप बोलोगे सर इस प्रकार के सवाल क्यों लेकर आए हो, हम कंफ्यूज होते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं बोलूंगा देख बच्चा, मुझे ना काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ाने हैं, और यदि मैं एक एक करके आर्टिकल पढ़ाने लगेंगे ना तो सालों साल बीत जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला है। सबसे पहले देखते हैं 39 ए। तो भाई इक्वल एड के बारे में बताता है, और फ्री लीगल, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बताता है, मतलब समान न्याय और निःशुल्क न्याय के बारे में बताता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 39 ए, तो पहला तो ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 40, क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शायद ये तो मैंने होमवर्क के रूप में ही छोड़ा था कल, आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मगर आर्टिकल 48 क्या बताता है? एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, पशुपालन के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताता है, पशुपालन के बारे में बताता है। ठीक है ना जी, पशुपालन के बारे में बताता है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 48 क्या बताता है? एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताता है, पशुपालन के बारे में बताता है। ये बात मैंने आपको समझा दी अच्छी तरह विस्तार में। अब सवाल ये बनेगा कि यदि ये एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के बारे में बताता है तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कहाँ पर लिखा हुआ है? मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिकों को सेपरेट किया गया है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 50 में। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 50 में। मैं आपको लिखकर पढ़ा देता हूँ, लिखकर समझा देता हूँ, ताकि 4 चीजें आप एक्स्ट्रा समझ पाओ। ठीक है, सबसे पहले था बच्चा आर्टिकल नंबर 39 ए। आप सुबह 10:30 वाली क्लास जरूर लिया करो, कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल नंबर 39। यदि आर्टिकल नंबर 14 के सामने आ जाए तो आर्टिकल नंबर 31C ये बताता है कि आर्टिकल नंबर 39 बड़ा माना जाएगा, उसमें जो लिखा हुआ है ना उसे बड़ा माना जाएगा। किस प्रकार से, वो मैं कल की क्लास में सुबह 10:30 बजे समझाऊंगा। वहाँ पर मैं एक एक चीज़ को ओपन करके समझा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आर्टिकल नंबर 14 में आज समझाया फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ के बारे में, और रूल ऑफ लॉ के बारे में, कि रूल ऑफ लॉ को देने वाले थे एवी डाइसी, ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियन थे। उसके अलावा मैंने समझाया कि रूल ऑफ लॉ का सेम तरीका हमारे संविधान में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ कहती है कि कानून के समक्ष सभी समान व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो चपड़ासी हो, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है कानून के समक्ष। मतलब जो कानून उसके लिए है वही कानून उसके लिए है। मगर इस बात में कहीं ना कहीं
भेदभाव मतलब इस बात में कहीं ना कहीं अपवाद है और उस अपवाद के लिए रखा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन लॉ। इस बात को मैंने समझाया। 14 मिनट क्लास चलिए आज अपना, कहाँ पर, SSC एग्जाम बाय एग्जामपुर चैनल पर, तो जाकर समझना मत भूलना। 39 एक क्या बताता है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में, और फ्री लीगल एड के बारे में, मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में। ठीक है, इसके बाद था आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ये छवि दिखाता है महात्मा गांधी जी की, ये छवि दिखाता है महात्मा गांधी जी की। यदि एग्जाम में सवाल आ जाए कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, तो टिक करना है महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य बिल्कुल नहीं थे। इसके बाद था आर्टिकल नंबर 44 जो बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। और इसके बाद था आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 बताता है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, पशुपालन के बारे में। और जो 48 में लिखा हुआ था वो मौजूद है 50 में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। ये बात थी आर्टिकल नंबर 50 में, 48 में नहीं थी। ठीक है जी, ये आर्टिकल्स आपको समझ आ गए होंगे, आशा करता हूँ अच्छी तरह। वापस चलते हैं, सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब ढूंढते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार से, मैच द फॉलोइंग। करिए जी मैच कीजिए, मैच द फॉलोइंग वो बोल रहा है। देखिए मैं मैच करके दिखाता हूं आपको। ये लिखा है भाग नंबर 4A, ये लिखा है भाग नंबर 4A, सीधा जोड़ दीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। एक मैच कर गया। उसके बाद देखते हैं जो हमें मतलब डायरेक्ट आता हो। वैसे तो दो ऑप्शन सेम रख दिए इन्होंने, ये भी सेम रख दिया और ये भी सेम रख दिया। इसमें कर लेते हैं एक में 9A, इसमें कर लेते हैं 9 में A कर लेते हैं। तो एक मैच कर जाएगा पंचायत के साथ, एक 9 मैच कर जाएगा म्युनिसिपालिटीज़ के साथ, और बचा हुआ 8 मैच करेगा यूनियन टेरिटरी के साथ। मैं लिख देता हूं इसके अनुसार, ए के सामने मैच करेगा म्युनिसिपालिटीज़, ठीक है, MCD म्युनिसिपालिटीज़। बी के सामने मैच करेगा यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। सी के सामने मैच करेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, और डी के सामने मैच करेगा बच्चा पंचायत। डी के सामने मैच करेगा पंचायत, म्युनिसिपालिटीज, यूनियन टेरिटरी, फंडामेंटल ड्यूटीज और पंचायत। तो भाग नंबर 9A में लिखा हुआ है म्युनिसिपालिटीज, 8 में लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरीज, 4A में लिखा हुआ है भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, और केवल 9 में लिखा हुआ है क्या, तो 9 में लिखा हुआ है पंचायत के बारे में। ठीक है जी, मैच करवा दिया, अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना। उसने ये एक चीज़ गलत कर दी है, इसीलिए मैंने अपनी भाषा में अपने अनुसार मैच करवा दिया, ऑप्शन के अनुसार मैं नहीं गया। आगे देखिए, आगे भी है मैच द फॉलोइंग, आगे भी है मैच द फॉलोइंग। मैच कराकर देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है, क्या मैच नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, उसने लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू वर्क, ह्यूमन कंडीशन और फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन के बारे में। इसको मैच कराइए 45 के साथ। इक्वालिटी बिफोर लॉ को मैच करवा दीजिए बच्चा आर्टिकल नंबर 14 के साथ। राइट टू वर्क को मैच करा दीजिए आर्टिकल 41 के साथ। अब कौन सा बच गया, जस्ट फॉर वर्क इन ह्यूमन कंडीशन, ये मैच कर गया। अब देखते हैं कौन सा कहाँ से मैच कर रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ 1 कहाँ मैच कर रहा है, 3 में। सेकंड कहाँ मैच कर रहा है, 4 में। थर्ड कहाँ मैच कर रहा है, 1 में। और 4 कहाँ मैच कर रहा है, 2 में। तो सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा से देख लीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता के बारे में बोल रहा है, तो आर्टिकल नंबर 14 में आता है ये, तो ये यहाँ मैच कर गया। राइट टू वर्क काम करने का अधिकार, DPSPs राज्य के नीति निर्देश तत्व के अधीन आता है, और ये कहाँ मैच करेगा, आर्टिकल नंबर 41 के अंदर मैच करेगा। ठीक है, तो बी मैच कर गया 4 में जो वहाँ पे किया है। सी मैच कर गया 1 में,
जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, मतलब जो जो कार्य करने की जगह होना चाहिए ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि मानव वहाँ कार्य कर पाए, मानव के कार्य अनुकूल हो वो जगह। और उसके बाद वो बोल रहा है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में बता रहा है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 45 में। क्या लिखा हुआ है वहाँ? लिखा हुआ है 0 से 6 साल के बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा? तो आप जानते हो कहाँ भेजा जाएगा, ठीक है ना, क्रैच में भेजा जाएगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है जी। तो बी है इस सवाल का जवाब, 3 4 1 2, 3 4 1 2। अगला देखिए, यहाँ पर ये लिखा आ गया बच्चों, ये कानून के पहले समानता, काम का अधिकार, काम में बस और मानवीय परिस्थितियों का उल्लेख, और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। सवाल का जवाब था ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला वो बता रहा है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडल्ट सफरेज रिकॉग्नाइज। एक चीज़ याद रखना बच्चा, एडल्ट सफरेज का बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि उसकी आयु 18 वर्ष ही हो। ये हमने खुद कंसीडर कर ली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर, मगर ठीक है हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वयस्क मताधिकार के बारे में, और उनका अर्थ वहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं था कि जिसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो, जिसकी आयु 21 वर्ष से ज़्यादा हो, उससे मत देने का अधिकार। उनका अर्थ वहाँ पर ये था वो जिस भी धर्म, जिस भी जाति, किसी भी अन्य, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, विकलांग, अपंग या फिर महिला पुरुष कोई भी हो, और यदि वह सक्षम है मत देने के लिए तो उन्हें मत देने का अधिकार होगा। ये बात थी, और ये किस लिए कही गई थी? ये बात कही गई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए। ये बात कही गई थी 1938 के आसपास, 1938 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। मगर वो बोल रहा है कि एडल्ट सफरेज, और एडल्ट सफरेज का सीधा साधा अर्थ है बच्चा राइट टू वोट के बारे में। अगर बात करें संविधान में तो इसका अर्थ यही है राइट टू वोट के बारे में। और राइट टू वोट अभी हमारे देश में किसको है? जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, या फिर जिसकी आयु 18 वर्ष है। तो अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो आप टिक करोगे अनुच्छेद 326 को। तो आप टिक करोगे अनुच्छेद 326 में लिखी गई है ये बात कि जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी उसे मत देने का अधिकार है। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल पूछा गया 2014-15 CGL के एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, आर्टिकल 326 याद रखना। 325 में क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 325 में लिखा हुआ है चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म का नागरिक हो, चाहे किसी भी जाति का नागरिक हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से आता हो, नॉर्मल इंसान हो, दिव्यांग हो, अपंग हो, या फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, उन सभी को मत देने का अधिकार है यदि उनकी एज 18 साल से अधिक है, ठीक है जी। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है जी। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा अनुच्छेद 326, ठीक है ना। तो मैंने बाकी भी आपको समझा दिया। 324 में क्या लिखा हुआ है? इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है 324 नंबर के आर्टिकल में, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं और देखते हैं। सवाल है, सवाल नंबर अगला, अगला सवाल है मैच द लिस्ट। दोबारा वो मैच करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं, ट्राई करते हैं मैच करने के लिए कि आप कितना मैच कर पाते हैं। मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं सीधा ही आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं और आप ट्राई कीजिए मैच करने की। 76, 148, 75 या 131। सबसे पहले देखिए 131 आपको बहुत बार पढ़ाया गया बहुत अच्छी तरह। क्या बताता है? जूरिसडिक्शन के बारे में, मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में, मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के बारे में बताता है। ये अपना आर्टिकल नंबर 131। 132 भी आपको पढ़ाया गया था, एपिलेट जूरिसडिक्शन। 143 आपको पढ़ाया गया था अपील जूरिसडिक्शन के बारे में, सलाह क्षेत्र अधिकार के बारे में, और सलाह क्षेत्र अधिकार 143। अगर बात करें अपील क्षेत्र अधिकार, वो होगा कंसलेटिव क्षेत्र अधिकार, कंसलेटिव जूरिसडिक्शन, ठीक है ना। और अपील क्षेत्र अधिकार हो जाएगा 132 में, 131 में है ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के बारे में, ठीक है। तो 131 मैच करेगा 2 के साथ। अटॉर्नी जनरल 76 मैच करेगा 3 के साथ।
148 कैग मैच करेगा और 75 का 1 मैच करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स के साथ। ठीक है, आप देख लेते हैं कैसे। ए मैच करेगा 3 के साथ, बी मैच करेगा 1 के साथ, सी मैच करेगा 4 के साथ और डी मैच करेगा 1 के साथ। 3141 3141 देखते हैं भाई कहाँ है 3141। भाई ऑप्शन ही गलत डाल दिए क्या, दोबारा देख लीजिए। 3 उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद हाँ उसके बाद 4 और फिर 1, उसके बाद 2, हाँ उसके बाद 2। ठीक है जी, ये हमने मैच करवाया था, ऊपर भी यही लिखा था और यहाँ भी यही लिखा है। ठीक है जी, तो सवाल का जवाब क्या होगा 3142, 314 और 2। दोबारा देख लो, 76 ये मैच कर गया 3 के साथ, 148 मैच कर गया 1 के साथ, 75 मैच कर गया 4 के साथ और 131 मैच कर गया 2 के साथ। तो सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का जवाब। ठीक है ना, चलिए जी, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है यहाँ हिंदी में भी। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके देंगे। सवाल नंबर 10 आपका होमवर्क है, कौन सा किसके साथ मैच करेगा, ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे।